हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। हम कर रहे हैं क्लास 9 की इकोनॉमी की एनसीईआरटी। इसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, यूनिट 2 है। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एक डिटेल डिस्कशन हमने किया है इसके बारे में। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स से आप क्या समझते हैं, संसाधन के रूप में लोगों का क्या मतलब है, इसका मतलब समझेंगे हम। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर लोगों के पास इस तरह की नॉलेज है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है कि वो नेचर का बेस्ट यूज कर सकें, नेचर का बेस्ट यूज करके मोर रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें। मोर रिसोर्सेज को कैसे क्रिएट करेंगे, लोग नेचर का यूज करके, लाइक एनिमल का यूज करके फूड रेडी करते हैं, सॉइल का यूज करके एग्रीकल्चर करते हैं, मिनरल्स का यूज करके वो कोई ज्वेलरी बना लें, रॉक्स का यूज करके कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर लें, फॉरेस्ट का यूज करके मेडिसिन, रबर, कॉटन, फूड ये सारी चीजें बना लें, फर्नीचर बना लें, ऑयल का यूज करके एनर्जी फ्यूल बना लें, वाटर का यूज करके ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें तैयार करते हैं। तो ये सब कब कर पाते हैं लोग, जब उनके पास, अगर उन्हें ऑयल से एनर्जी फ्यूल बनाना है या वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उन लोगों के पास इस तरह की नॉलेज, इस तरह की स्किल्स, इस तरह की टेक्नोलॉजीज का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब इन लोगों के पास इस तरह की नॉलेज होती है तो वो नेचर का यूज़ करके मोर रिसोर्सेज को क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए लोगों को एज अ रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स बोला जाता है। दिस इज वाई ह्यूमन बीइंग आर कंसिडर्ड अ रिसोर्स। इसलिए ह्यूमन बीइंग को एक रिसोर्स की तरह कंसिडर किया जाता है। It is the abilities of human beings which help in transferring a physical material into a valuable resource। ये ह्यूमन बीइंग की एक एबिलिटी होती है क्या करने की, कि जो फिजिकल मटेरियल प्रेजेंट है उसको वो ट्रांसफर कर देता है एक वैल्यूएबल रिसोर्स में। नेक्स्ट कहता है पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल। पीपल एज रिसोर्स का मतलब है उस कंट्री की ऐसे वर्किंग पीपल, उनको रेफर करता है, ऐसे लोग जो वर्किंग पीपल हैं उस कंट्री के अंदर, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। सो पीपल एज रिसोर्स वो लोग, ऐसी वर्किंग पीपल किसी कंट्री के जिनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं। द आइडिया ऑफ पीपल एज रिसोर्स इज लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये जो पीपल एज रिसोर्स का जो आइडिया है ये किससे लिंक्ड है, ये ह्यूमन कैपिटल के कॉन्सेप्ट से लिंक है। कैसे, द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बोडीड इन अ पॉपुलेशन। ये जो नॉलेज का जो स्टॉक होता है, प्रोडक्टिव नॉलेज जो होती है, ये लोगों में क्या होती है, उनमें इंक्लूडेड होती है, एम्बोडीड होती है। Any production of goods and services requires the presence of the four factors of production। अगर हमें किसी गुड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, उनका उत्पादन करना है, किसी वस्तु सेवा का उत्पादन करना है, तो किस चीज की जरूरत होती है, चार जो फैक्टर्स होते हैं, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो फोर फैक्टर्स होते हैं उनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और ये फोर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्शन के, उनका नाम है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये चार चीजें हैं। The knowledge and enterprise provided by the human capital puts together the other three factors to produce an output। जो नॉलेज और जो एंटरप्राइज, जो उद्यम ह्यूमन कैपिटल के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोवाइड करा जाता है। कैसे प्रोवाइड कराया जाता है, वो क्या करता है कि जो ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो ये भी एक फैक्टर है प्रोडक्शन का। तो जिसके अलावा जो तीन फैक्टर्स और हैं, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, इन तीनों को एक साथ रख के अपनी नॉलेज और अपने एंटरप्राइजेस की जो उसके अंदर स्किल्स हैं उसका यूज करके वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। Population becomes an asset instead of a liability। पॉपुलेशन एसेट बन जाती है, लाइबिलिटी बनने की बजाय किसी के ऊपर। कब,
When investment are made in the form of education, training and medical care, अगर आप पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन देंगे, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे एंड मेडिकल केयर प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो हेल्दी रहें, तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, जिस तरह को इस तरह की ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर मिल रही है, वो लाइबिलिटी बनने की बजाय, वो आप पे डिपेंडेंट होने की बजाय वो एसेट बन जाएंगे। वो खुद से अपना भी काम करेंगे और वो जो नेशनल इनकम है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। सो इस क्वेश्चन में हमने समझा कि पीपल एज रिसोर्स क्यों होता है, लोगों को रिसोर्स की तरह क्यों माना जाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, नेचर का बेस्ट यूज करके न्यू रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। उनके पास प्रोडक्टिव नॉलेज और स्किल्स होती हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास होती है, उसका यूज करके और नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये भी क्या है, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं, जिसमें से ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल भी एक फैक्टर है। सो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल उससे कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में देखते हैं। Human resource makes use of other resources like land and physical capital to produce an output. ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, वो दूसरे रिसोर्सेस को यूज करके, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल को यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दी अदर रिसोर्सेज, जो दूसरे रिसोर्सेज हैं लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन, वो खुद से यूज नहीं हो सकते, वो क्या करते हैं, किसी के द्वारा इनको यूज किया जाता है, तब उनसे आउटपुट लिया जाता है। दिस इज द रीजन वाई ह्यूमन रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अदर रिसोर्सेज से सुपीरियर कंसिडर किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, अगर हम डेवलपमेंट के मामले में बात करें, इफ वी सीन इन सेंस ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर टू डेवलप। अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप होना है, उसको विकसित होना है, तो उसको हमें एजुकेशन देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी, हेल्थ केयर देना होगा ताकि वो हेल्दी रहे। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। जबकि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल की बात करें, जो अदर रिसोर्सेज हैं, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, इनको रिक्वायरमेंट होती है मनी की, फिजिकल इनपुट की, ताकि ये अपना आउटपुट दे सके। अगर प्रोडक्टिविटी के सेंस में अगर हम बात करें, ह्यूमन रिसोर्स कैन यूज अदर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस आउटपुट। जैसे हमने अभी देखा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, वो दूसरे रिसोर्सेज को यूज करते हैं आउटपुट देने के लिए। वाइल लैंड एंड फिजिकल कैपिटल की बात करें, आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस आउटपुट। ये ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड होते हैं अपना आउटपुट देने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। इफ सीन इन द सेंस ऑफ मोबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज कैन स्प्रेड टू अदर प्लेसेस पे जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स। वाइल लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं आर कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन में ही ये क्या होते हैं, कन्फाइंड हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स लैंड एंड फिजिकल कैपिटल जैसे रिसोर्सेज से अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्या रोल है एजुकेशन का एक ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में। एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में, क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या रोल है एजुकेशन का। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स, पहले तो यही समझना इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन कैपिटल है क्या, हालांकि हम चैप्टर में इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज का, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो फिर से हम एक बार यहाँ देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बोडीड इन अ पॉपुलेशन। ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल है एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके पास स्टॉक ऑफ स्किल्स हैं, मतलब बहुत सारी स्किल्स हैं, प्रोडक्टिव नॉलेज है उनके पास, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ये इनके पास एबिलिटी है कुछ प्रोड्यूस करने की, कुछ क्रिएट करने की, इसलिए इसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। और ऐसा करने के लिए क्या है, उनके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, इसलिए उनको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। Proper education and training enable the formation of this human capital। किसी भी पॉपुलेशन को अगर हमें ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है,
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देनी होगी, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। एन एजुकेटेड पॉपुलेशन इज एन एसेट। एक जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है, जो शिक्षित जनसंख्या होती है, वो क्या है, एसेट होती है। एसेट कैसे होती है, ताकि वो जो खुद का तो अपना संभाल ही लेती है लाइक, और अपने प्रोडक्शन से क्या करती है, अपने कंट्रीब्यूशन से नेशनल इनकम में भी हेल्प करती है। A resource. An educated population is an asset, a resource. जो educated population है वो asset है, एक resource है। In contrast, अगर इसके विपरीत बात करें, to the uneducated and untrained, जो uneducated लोग हैं, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, untrained लोग हैं, educated individuals make efficient use of the available resources and opportunities. जो educated लोग हैं वो क्या करते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका एक एफिशिएंट यूज कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज का एफिशिएंट यूज कर पाते हैं। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इन द मार्केट, कोई भी पर्सन है उसको मार्केट में अच्छी अर्निंग कब मिलेगी, जब उसके पास ये देखा जाएगा कि उसके पास किस तरह की एजुकेशन है, किस तरह के स्किल्स उसके पास हैं। तो एजुकेशन एंड स्किल्स के मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं अर्निंग के लिए किसी भी पर्सन में। Education enhances the quantity and quality of individual productivity. Education से क्या होगा, कोई जो पर्सन है अगर वो एजुकेटेड है, उसके पास अच्छी एजुकेशन है, तो क्या होगा, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उस बढ़ती हुई क्वांटिटी में वो क्वालिटी को भी मेंटेन कर पाएगा, which in turn adds to the growth of the economy, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, जो लोग एजुकेशन के बेनिफिट से अवेयर होते हैं, एजुकेटेड पर्सन हेल्प इन इट्स परपेचुएशन। तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो उनके एजुकेशन का जो लेवल है, एजुकेशन उनका वो मेंटेन रहे, वो उसको कायम करने की कोशिश करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ एन एजुकेटेड पॉपुलेशन स्प्रेड टू इवन दोज हु देमसेल्फ आर नॉट एजुकेटेड। जो शिक्षित जनसंख्या होती है, एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है, उनके जो एडवांटेजेस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन का एडवांटेज केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग एजुकेटेड हैं, बल्कि उन लोगों को भी मिलता है जो एजुकेटेड नहीं है। वो जिस एरिया में रहेंगे वहां पे भी उस चीज का लाभ मिलेगा और दूसरे लोगों को भी उस चीज के बेनिफिट्स मिलेंगे। हेंस एजुकेटेड पीपल बेनिफिट द सोसाइटी एज अ होल। सो जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो पूरी सोसाइटी को क्या करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। Thus, the education plays a role of a catalyst in transforming a human being into a positive asset and precious national resource. इसलिए एजुकेशन क्या करती है, एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है, एक पुश देती है किस चीज के लिए, कि ह्यूमन बीइंग क्या हो, एक पॉजिटिव एसेट बन जाए और एक प्रेशियस नेशनल रिसोर्स बन जाए। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करती है। द एजुकेशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स पीपल विद द स्किल्स एंड नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। हाउ एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करती है, क्योंकि एजुकेशन किसमें हेल्प करती है, एजुकेशन ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करती है, उसकी इनकम इंक्रीज करने में हेल्प करती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, इनोवेशन लेकर आती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन की वजह से लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अभी हमने देखा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल है, अब हम यहाँ देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ का क्या रोल है। देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बोडीड इन अ पॉपुलेशन। सेम लाइन है, कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल कौन होता है, ह्यूमन कैपिटल वो होता है ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास स्टॉक ऑफ स्किल्स होती हैं, प्रोडक्टिव नॉलेज होती है, जिनके पास वो होते हैं ह्यूमन कैपिटल। दिस स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो उनके पास प्रोडक्टिव नॉलेज होती है, जो स्किल होती है पॉपुलेशन के पास, ये कहाँ से आती है उनके पास,
ये उनको प्रोवाइड कराई जाती है, उनको प्रॉपर एजुकेशन देकर, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर। However, the benefits of education alone do not lead to the creation of human capital. लेकिन केवल एजुकेशन देने से किसी भी चीज को, किसी भी ह्यूमन को हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? अ ह्यूमन पॉपुलेशन which is educated but unhealthy cannot realize its potential. ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, प्रोडक्टिव नॉलेज है, स्टॉक ऑफ स्किल्स है, लेकिन वो अनहेल्दी है। उसके पास सारी नॉलेज है, स्किल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा? वो अनहेल्दी है, तो उसको यही नहीं पता लग पाएगा कभी कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने की, कितनी क्षमता है उसके अंदर। एन अनहेल्दी पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी, बल्कि वो क्या करेगा, उसके पास नॉलेज होते हुए भी, उसके पास स्किल्स होते हुए भी वो काम नहीं कर पाएगा, और अपना खर्चे के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या हो जाएगा, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वो एक लायबिलिटी बन जाएगा एंड नॉट एन एसेट। एसेट नहीं बन पाएगा, वो अपना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, नेशनल इनकम में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दे पाएगा। Hence, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. इसलिए अगर किसी पर्सन को ये जानना है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, किसी का जो वेलबींग आपको देखना है, तो उसके लिए हेल्दी होना उसका बहुत जरूरी है, अपना आउटपुट देने के लिए, अपनी एबिलिटीज को रियलाइज करने के लिए। अच्छा, हर क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं स्टॉक ऑफ स्किल। स्किल क्या होता है? जैसे प्रोडक्टिव नॉलेज तो आप जानते हैं, ऐसा ज्ञान जिससे आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाए। स्किल में आई थिंक आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्किल क्या होता है। स्किल होता है द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, कुछ अच्छा करने की जो आपके अंदर एबिलिटीज होती हैं, दैट इज स्किल। स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल आपने सुना होगा। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, एक ऐसी आपके अंदर एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है जो आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करने का, किसी के साथ नेगोशिएशन करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है? द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड डेवलप द सॉल्यूशंस। आपके अंदर इस तरह की एबिलिटीज हैं जो आइडेंटिफाई कर पाती हैं प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को डेवलप कर लेती हैं, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, टीम वर्क एबिलिटी क्या होती है? टीम वर्क से समझ आ रहा है कि टीम के साथ काम करना। द एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। सो आप एक टीम में काम कर रहे हैं, और टीम का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए आप काम कर रहे हैं, एक कॉमन गोल को आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये आपकी जो एबिलिटी होती है कि दूसरों के साथ मिलके आप काम कर लेते हैं, अपना जो आपका कॉमन गोल है उसको अचीव कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क स्किल्स। सो आई होप आप स्किल जो ये वर्ड है इसको भी आपने क्लियर समझ लिया होगा कि स्किल क्या होता है। सो हमने क्या समझा इसमें? हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे? बिकॉज इट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, लर्निंग एंड सोशल प्रोग्रेस। प्रोडक्टिविटी को कैसे? हेल्दी पीपल कैन वर्क एट देयर फुल पोटेंशियल। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो वो फुल पोटेंशियल से काम कर सकता है। इससे क्या होगा? विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। इससे इसकी जो प्रोडक्टिविटी और आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क एफिशिएंटली विद फुल पोटेंशियल। केवल एक ऐसा हेल्दी पर्सन ही होता है जो फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सकता है, इससे उसका आउटपुट अच्छा आता है और ऑब्वियसली उसकी इनकम भी इंक्रीज होगी। सो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ? किसी इंडिविजुअल की वर्किंग लाइफ में हेल्थ कैसे अपना रोल प्ले करती है उसके बारे में बताना है। The health of an individual helps him to realize his potential. किसी पर्सन की जो हेल्थ होती है वो हेल्प करती है किस चीज में? ये रियलाइज कराने में कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, उसके अंदर काम करने की कितनी क्षमता है। एंड ऑल्सो गिव्स हिम द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, और उसको एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक एबिलिटी देती है ताकि वो बीमारी से लड़ सके। एन अनहेल्दी इंडिविजुअल इज अ लाइबिलिटी टू हिज वर्क प्लेस। अगर कोई पर्सन अनहेल्दी है तो जो अपना उसका प्लेस ऑफ वर्क होगा वहां उसके लिए वो लाइबिलिटी होगा। क्यों होगा लाइबिलिटी? क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में अपना 100% नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनहेल्दी है, वो बीमार है। The health of a person is directly related to his efficiency. अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो उसकी जो हेल्थ है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसकी एफिशिएंसी से। जो जितना हेल्दी होगा वो इतनी अच्छी एफिशिएंसी से काम करेगा।
एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी इंडिविजुअल, अगर कोई व्यक्ति अनहेल्दी है, अगर उसका कंपेयर हम करें, अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क मोर एफिशिएंटली एंड विद ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। अगर हम एक अनहेल्दी पर्सन से कंपेयर करें हेल्दी पर्सन को, तो हेल्दी पर्सन क्या करेगा, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा और जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो भी ज्यादा होगी। तो हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। What are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector? हमें बताना है कि जो तीन सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। क्वेश्चन ये है। सो नाउ प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। प्राइमरी सेक्टर कंप्राइजेज एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राथमिक सेक्टर जिसको बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और उनका प्रोडक्शन किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला जाता है जैसे जमीन के अंदर से, और उनका प्रोडक्शन किया जाता है। एग्रीकल्चर, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying are the activities undertaken in this sector. इस सेक्टर में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर comprises activities related to the processing of natural resource manufacturing is included in this sector. जिन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट। और जब उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस में लाया जाता है, लाइक अगर हम कोल की बात करें तो कोल का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, माइनिंग की जाएगी उसकी। तो ये जो पार्ट होगा माइनिंग करना, उसे जमीन से निकालना, दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। लेकिन उस कोल को प्रोसेस करना, लाइक कहीं यूज कर लेना उसको, दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मिनरल्स को निकाला जाता है लैंड से, तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। बट उस मिनरल का यूज करके कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है चीजों की। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है। टर्सरी सेक्टर comprises activities that provide support to the primary and secondary sectors through various services. टर्सरी सेक्टर में कई तरह की सर्विसेज दी जाती हैं जो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। जैसे क्या होगा कि अगर आपने माइनिंग की, कोल निकाला, तो क्या होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, या उसको बेचना है, ट्रेडिंग करनी है उसकी। तो ये जो सारी सर्विसेज होती हैं ये आती हैं टर्शरी सेक्टर में। कम्युनिकेशन हुआ, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें क्या है, आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं टर्शरी सेक्टर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उसमें मनी इन्वॉल्व होगी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी इन्वॉल्व नहीं होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो डायरेक्टली किसमें होगा, नेशनल इनकम में होगा, उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उससे नेशनल इनकम नहीं बढ़ती है, वो अपने हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी काम कर रहे होते हैं, लाइक, तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। Activities that added value to the national income are called economic activities. ऐसी एक्टिविटीज जिससे क्या होता है, मनी ऐड होती है किसमें, नेशनल इनकम जिससे बढ़ता है, एक वैल्यू ऐड होती है नेशनल इनकम में, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज हैव टू पार्ट्स। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो दो तरह की होती हैं। मार्केट एक्टिविटीज, एक तो मार्केट एक्टिविटीज हैं जिसको क्या है वो, प्रोडक्शन फॉर पे एंड प्रॉफिट, ऐसा प्रोडक्शन जो किसी को पे करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, तो वो होती है मार्केट एक्टिविटीज। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ऐसी एक्टिविटीज जो खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती हैं उनको बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ये जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज का कोई भी रोल नेशनल इनकम में नहीं होता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द वंस दैट डू नॉट ऐड टू द नेशनल इनकम। ऐसी कोई भी वैल्यू ये जनरेट नहीं करते, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं देते हैं जिससे नेशनल इनकम हमारा बढ़े। For example, an individual performing domestic chores
अगर कोई घरेलू कामकाज कर रहा है तो उससे किसी भी तरह का मनी क्रिएट नहीं हो रहा है, वो अपने खुद के लिए कर रहा है। सो उससे क्या होगा, नेशनल इनकम में कोई भी वैल्यू एडेड नहीं होगी। सो आई थिंक आपने समझ लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लिंक सीधे मनी से होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लिंक मनी से नहीं होता है, वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, बिजनेस। कंजम्पशन किस तरह का, ये कंजम्पशन है गुड्स एंड सर्विसेज का जो यूज करते हैं लोग, तो उसके बदले में पैसा देते हैं, तो वो हो गया, क्या हुआ, कंजम्पशन। फिर बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो गुड्स का आप प्रोडक्शन करेंगे, उनको सेल करेंगे तो पैसा आएगा। कंजम्पशन में गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करेंगे तो पैसा आएगा। बिजनेस करेंगे तब मनी का एक्सचेंज होगा। एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो वर्किंग होगा, लोगों को सैलरी देंगे, लोग उसको मार्केट में खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारा जो प्रोसेस है इससे नेशनल इनकम बढ़ता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं। आपने किसी चीज का प्रोडक्शन किया, जैसे लाइक आपने ब्रेड बनाई, वो ब्रेड का आपने खुद ही खा लिया उसको मार्केट में बेचने की बजाय, खुद खा लिया आपने उसको, तो आपने कहीं भी कोई पैसा नहीं कमाया उससे। और अगर आप उसको मार्केट में बेचते तो आप पैसा लेते, उस पैसे का यूज आप मार्केट में करते, तो कहीं ना कहीं ये एक साइकिल बन जाता इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, नेशनल इनकम पे पड़ता है। जैसे आप हेल्थ एंड वेलनेस के लिए कोई काम कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये एक्टिविटी तो है लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटी है, इससे किसी भी तरह का मनी जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने से क्या होता है, आप किसी तरह का मनी जनरेट नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी तो कर रहे हैं बट किसी भी तरह का मनी जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और मनी जनरेट नहीं हो रहा है तो मार्केट से इसका कोई लिंक नहीं हो रहा है, तो ये नेशनल इनकम में भी कोई अपना वैल्यू एडिट नहीं करता है। So this is the difference between economic activities and non-economic activities. Next question है question number 8. Why are women employed in low paid work? जो women है उसको low paid work क्यों दिया जाता है, उसको ऐसा employment क्यों देते हैं, ऐसी जॉब क्यों दी जाती है जिसमें उसको कम सैलरी मिलती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. अगर कोई पर्सन मार्केट में कोई जॉब ढूंढ रहा है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसके पास एजुकेशन किस तरह की है, उसके पास स्किल्स किस तरह के हैं। तो जो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं अर्निंग के वो क्या हैं, एजुकेशन एंड स्किल। ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो लिंग भेदभाव है उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हुआ है, women are generally denied the education and the necessary skills to become worthy contributors to the national income. नेशनल इनकम में एक कंट्रीब्यूटर बनने के लिए जिस तरह की एजुकेशन और जिस तरह के स्किल्स चाहिए होते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जनरली ये देखा गया है कि वुमेन के पास ऐसे एजुकेशन और स्किल्स नहीं होते हैं। एज अ रिजल्ट तो उसका क्या रिजल्ट होता है, अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन के पास क्या हुआ है कि कम एजुकेशन होती है और जो स्किल फॉर्मेशन है उनकी वो भी लो रह जाती है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे गेट पेड लेस देन मैन। ये एक बहुत सारे रीजंस हैं, उन बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये है, इसलिए क्या होता है जो विमेन है उसको मैन के कंपैरिजन में कम पेड वाली जॉब मिलती है, कम सैलरी मिलती है। ऑल्सो द परपेचुएशन ऑफ जेंडर प्रेजुडिसेस सच एज, एक और रीजन क्या है, एक और रीजन ये बताया है कि लोग ये पहले से ही मानकर चलते हैं, अ विमेन कैन नॉट डू एज मच फिजिकल वर्क एज अ मैन। लोग ये पहले से ही मानकर चलते हैं कि जितना फिजिकल वर्क एक मैन कर सकता है उतना फिजिकल वर्क ए विमेन नहीं कर सकती, वो इतना आउटपुट नहीं दे सकती। पुट वुमन एट अ डिसएडवांटेज, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है विमेन के साथ में, इसलिए उसको क्या होता है, लो पेड वर्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो लोग हैं वो जो करंट वेजेस चल रहे होते हैं, जितना वेतन डिसाइडेड होता है, जो वेजेस डिसाइडेड होते हैं,
उन वेजेस पर काम करना चाहते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है कि वो काम कर सकें और वो काम करने के इच्छुक भी होते हैं, बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स, बट उनको जॉब्स नहीं मिलते। इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड। किसी इंडिविजुअल को आप बेरोजगार कब बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड कब बोलेंगे? इफ ही और शी इज पार्ट ऑफ वर्क फोर्स ऑफ अ कंट्री, वो किसी कंट्री के वर्क फोर्स का पार्ट है, एंड इज कैपेबल एंड विलिंग टू वर्क फॉर पेमेंट, और वो उस पेमेंट के लिए, जो पेमेंट उन्हें मिलेगी उसके बदले में काम भी करना चाहते हैं, और वो कैपेबल भी हैं कि वो काम कर पाए, बट इज अनेबल टू डू सो, बट वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको जॉब ही नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। कोई पर्सन क्या होता है, अनएम्प्लॉयड होता है। सो हमने यहाँ समझ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये बताना है। डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है। सीजनल है उसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को। तो पहले समझते हैं कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखेंगे डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल appears टू बी एम्प्लॉयड। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, लगता है कि लोग, जो व्यक्ति है उसके पास रोजगार है, वो एम्प्लॉयड है, बट ही डज नॉट एड टू द प्रोडक्टिविटी, बट प्रोडक्टिविटी में उसका कोई योगदान नहीं होता, वो कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करता प्रोडक्टिविटी में। दैट इज द प्रोडक्टिविटी इज द सेम इवन इन हिज एब्सेंस। अगर वो नहीं भी होगा तब भी प्रोडक्टिविटी भी सेम ही रहेगी, प्रोडक्टिविटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। व्हेन अ वर्क दैट रिक्वायर्स ओनली 3 इंडिविजुअल्स फॉर इट, ओके समथिंग मिसिंग, बता देते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है कि कोई काम है, कोई वर्क है, उस वर्क के लिए ओनली 3 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, बट वहां पे 5 पर्सन्स काम करने में लग गए। तो क्या होगा कि जो दो एक्स्ट्रा पीपल हैं, जो दो एक्स्ट्रा पीपल हैं, वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। वो कैसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि 3 लोग मिलके उस काम को कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन 5 लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। उस काम को तो जरूरत है केवल 3 लोगों की, लेकिन 5 लोग लग गए। उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी, जो दो एक्स्ट्रा पीपल हैं उनके होने से ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और उनके ना होने से प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, वो सेम ही रहनी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही 3 लोगों की है। इसलिए जो 2 लोग हैं वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इससे कैसे डिफरेंट है वो? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज द सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल इज नॉट, ओके उसको वर्क नहीं मिलता सर्टेन मंथ्स के लिए ऑफ द ईयर। इसमें क्या है, इसको समझते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है, साल के कुछ मंथ्स में किसी व्यक्ति को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम पे लेबर को क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है, लेकिन जब हार्वेस्टिंग नहीं होती तो उसको काम नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्युलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, शिक्षित बेरोजगारी है, ये किस तरह की समस्या है? लोग शिक्षित भी हैं, बेरोजगार भी हैं, तो ये किस तरह की प्रॉब्लम है इंडिया की, इसको डिस्कस करते हैं। इफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रूरल इंडिया। अगर रूरल इंडिया जो है हमारा, जो हमारा ग्रामीण भारत है, उसमें बात करें तो वहां पे हम देखते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को, प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पेक्युलर प्रॉब्लम ऑफ अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया में हम देखते हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल रहा है, शिक्षित बेरोजगारी फैल रही है। This is the situation wherein a number of youth with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find suitable jobs. बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनके पास मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं, बट वो जॉब फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है दैट इवन आफ्टर अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 18 साल तक आप शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं, अ पर्सन कैन वेल बी टर्म्ड एज अनस्किल्ड, फिर भी आप उस पर्सन को क्या बोल सकते हैं, अनस्किल्ड बोल सकते हैं। What this does is that a large number of unskilled educated youth get churned out of educational institutions year after year.
हर साल बहुत सारे जो अनस्किल्ड एजुकेटेड यूथ हैं वो पास आउट होकर इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, बट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देम आर एबल टू फाइंड सुटेबल जॉब्स। उनमें से बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक सुटेबल जॉब मिलता है। Among the remaining, some remain unemployed while others get employed in activities that seems inadequate as per their potential। उनमें से कुछ तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं उनको जॉब तो मिल जाती है लेकिन ऐसा लगता है कि ये जॉब इनके लिए नहीं है, इनसफिशिएंट है उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। दिस इन turn leads to the wastage of the huge amount of resources that had been spent on educated them। तो ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेज उनको एजुकेटेड करने में यूज किए गए थे वो वेस्ट हो गए। सो गाइस दिस इज द चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स यहाँ कंप्लीट होता है। रिवीजन करते रहिए, यूपीएससी क्रैकर के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।